गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और रैंकिंग का कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने समाप्त कर दिए हैं। अब मैंने बताया था जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, मैं टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो कंसेप्ट जो था वो सभी ऑल वन एग्ज़ाम्स के लिए था। जिस भी एग्ज़ाम में रैंकिंग आती है आप आराम से यहाँ से उसे पढ़कर कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहली ही वीडियो जो मेरी थी, डेमो क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा वो जो होंगे केवल और केवल अभी फ़िलहाल यूपीएसआई के ही होंगे और मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। देन जो है फिर मैं एक मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें जो है हर एक शिफ्ट के 2017 के जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएसआई के, मैं सब कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा। तो रैंकिंग का अब हम सवाल करेंगे यूपीएसआई 2017 में जितने भी आए हुए हैं। यूपीएसआई 2017 ऑल शिफ्ट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सभी शिफ्ट में जो आए हुए हैं सबके लिए। क्लियर? तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, अब यूपीएसआई में रैंकिंग किस तरीके से पूछी जाती है, उसका जो पूछने का पैटर्न है वो देखिए ना, किस बेस पे पूछता है। वो एक छोटे से सवाल को भी इस तरीके से आपको थ्योरी में दे देगा, लैंग्वेज में दे देगा कि आपको थोड़ा वहाँ समझना होगा। जिन बातों को आप कर रहे हैं, जो कंसेप्ट आपने सीखा है, उस पर आपको कमांड होना चाहिए। कमांड के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाषा है और भाषा में क्या है कि आपको घुमाया फिराया जा सकता है, तो आप घूमे फिरेंगे नहीं, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन क्या, मैं देखिए बताता हूँ किस तरीके से रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। तो आज का जो पहला सवाल है, नीचे दिया गया प्रश्न दो कथन, नीचे दिया गया प्रश्न दो कथन फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अगर पहला कथन पढ़ेंगे तो पहले कथन में क्या लिखा है, ए पंक्ति के दाएं छोर से 10वां है, पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं, पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, कथन 2 में दिया गया डेटा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी, कथन 1 में दिया गया डेटा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में दिए गए डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा क्या है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड में दिए गए डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए सवाल बहुत ही छोटा है, लेकिन उसे किस तरीके से जो है भाषा में, यानी कि तार्किक रूप से देकर किस तरीके से आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश किया गया है। सॉरी। तो मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में, जो मेरा सबसे पहला कंसेप्ट था वो क्या था कि यदि एक ही पर्सन की रैंक दोनों छोर से दी जाती हो, मान लीजिए कोई पर्सन, मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है ये, और राम की जो है बाएं छोर से रैंक 10वीं है। राम की बाएं छोर से रैंक क्या है, 10वीं है। और राम की ही दाएं छोर से रैंक क्या है, 11वीं है। क्या है, 11वीं है। क्लियर? राम की बाएं छोर से जो रैंक है वो 10वीं है, और राम की ही दाएं छोर से रैंक क्या है, 11वीं है। अगर पंक्ति में इतना दिया है तो हम टोटल निकाल सकते थे। हम पंक्ति में ये बता सकते हैं कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है।
अगर एक ही व्यक्ति की पंक्ति में रैंक दोनों तरफ से दे रखी है तो हम ये बता सकते हैं कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। यही मैंने सिखाया था, अगर टोटल आपको निकालना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना होता था, राम की लेफ्ट से रैंक प्लस राम की राइट से रैंक -1 करते थे। मेरा पहला वीडियो देखिएगा, क्लास 1 देखिएगा, आपको वहाँ एक एक चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल को समझाने के लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट से रैंक क्या है, 10 है, राइट से क्या है, 11 है, -1 बराबर कितना आ गया, 20। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ से क्या क्या कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। अगर पहली बात, अगर एक ही पर्सन की लेफ्ट से और राइट से रैंक दी है तो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, यानी टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। दूसरी बात क्या है कि अगर पंक्ति में टोटल पर्सन दिए हैं और व्यक्ति की एक ओर से रैंक लेफ्ट से दिया हो या फिर राइट से दिया हो, ऐसे समझो। अगर पंक्ति में टोटल पर्सन दिए हैं और एक व्यक्ति की रैंक अगर लेफ्ट से दिया है, अगर उसकी राइट से रैंक पूछेगा तो निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए टोटल पर्सन दिए हैं और व्यक्ति की राइट से रैंक दी है तो उसकी लेफ्ट से रैंक निकाली जा सकती है। क्लियर। अगर एक व्यक्ति है और जिसकी जो है रैंक नहीं दी है दोनों तरफ से, केवल एक ही तरफ से दे रखी है, अगर मान लीजिए अगर राम की रैंक केवल लेफ्ट से ही दी गई होती और आपसे पूछा जाता कि टोटल व्यक्तियों की संख्या पता कीजिए, तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इन तीनों डेटा में से किसी दो डेटा का होना जरूरी है। क्लियर। टोटल दिया हो या फिर लेफ्ट से पोजीशन दी हो या तो फिर राइट से पोजीशन दी हो। क्लियर। तो आप इन तीनों डेटा में से दो डेटा अगर गिवन है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया? जो चीज़ें मैंने समझाया है मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, वहाँ मैं एक एक चीज़ डिटेल से समझा रखा है। अब चलिए, अब मैं सीधे सवाल को सॉल्व करूँगा। तो सवाल में क्या बोला है कि जो व्यक्ति ये है ना, व्यक्ति क्या बोला, अच्छा सवाल में क्या पूछा है कि बाएं छोर से ए का स्थान क्या है। सवाल में पूछा बाएं छोर से ए का स्थान क्या है और दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है ए पंक्ति के दाएं छोर से 10वां है और पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। क्लियर। तो अब ए को बैठा दो पंक्ति के दाएं छोर से। दाएं छोर से क्या है, वो 10वां है ए। दाएं छोर से क्या है, 10वां है ए। क्लियर। और उसकी बाएं छोर से रैंक पूछी जा रही है। बाएं छोर से क्या पूछी जा रही है, रैंक। ये है आपका बायां छोर। पूछा जा रहा है कि ए का लेफ्ट से क्या रैंक है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें जो है पहली स्टेटमेंट में तो 10वीं रैंक दे रखी है और दूसरा स्टेटमेंट में टोटल विद्यार्थी बोला है ना। टोटल विद्यार्थी कितना दे रखा है, 15। कितना दे रखा है, 15। तो अब मुझे बताओ, ए की रैंक राइट साइड से 10 है और लेफ्ट से पूछा, टोटल दे रखा, आराम से निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, कैसे? देखिए टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल 15 है, लेफ्ट से पूछा है, राइट से 10 है, -1। -9 बराबर लेफ्ट। 10 में से एक गया, 9 इधर आएगा तो 9 6 15। लेफ्ट से रैंक कितनी आ गई उसकी, 6वीं। किसकी, ए की। लेफ्ट से रैंक कितनी आ गई, 6वीं। ए की ही रैंक कितनी आ गई, लेफ्ट से 6वीं। क्लियर। आगे बात समझ में। हालांकि अब ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है,
जब भी आपको पोजीशन निकालनी हो टोटल स्टूडेंट में एक जोड़ो और पोजीशन माइनस कर दो एक साइड की। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 15, 15 1 16। राइट लेफ्ट से पूछा है, राइट से दे रखा है, 10 कर दो, कितना आ गया? 6। आगे बात समझ में? ये चीज़ें इसी फार्मूले से आई हैं, तो ये चीज़ आप डाइट करना सीखे, है ना, डाइट करना सीखें। क्या टोटल में एक हमेशा ऐड करो और उसकी पोजीशन आप निकाल सकते हो। तो आप मुझे बताइए उसकी पोजीशन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट का यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस सवाल में दो पोजीशन लेफ्ट से निकालने के लिए, एक ही लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट का यूज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो सवाल में क्या बोला है आप पहले ही पढ़ रखे हैं, सवाल में देख ही रहे होंगे सवाल को। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी सही है। क्यों? क्योंकि अच्छा चलिए मैं एक स्टेटमेंट को समझाता हूँ, स्टेटमेंट के एक ऑप्शन को समझाता हूँ। इसको समझना जरूरी है, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है समझाना मेरा, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, आपको आगे चल के ये फ़ायदा देगा अगर आप बारीकी से समझेंगे। अगर जिन्हें आता है वो नहीं समझना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा जो है स्पीड मोड में देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? कथन 2 में दिया गया डेटा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखो कथन सेकंड में क्या दे रखा? केवल टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं। कथन सेकंड में क्या दे रखा? टोटल विद्यार्थी। मुझे बताओ अगर कथन सेकंड की बात करते हैं तो क्या कथन सेकंड से आप एक ही रैंक बता सकते हैं? मैंने क्या बताया है कि कम से कम 2 डेटा का देना जरूरी है, ये तो टोटल और दूसरा लेफ्ट या राइट से पोजीशन। तो मुझे बताओ अगर कह रहा है सवाल में कि केवल इस सवाल का आंसर देने के लिए कथन दूसरा ही पर्याप्त था, पहला पर्याप्त है, दूसरा ही पर्याप्त था, और फर्स्ट में दिए गए डेटा अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है ना? ठीक है, दूसरा ही पर्याप्त है ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल विद्यार्थी दे दिया गया और आपको पोजीशन नहीं बताई गई तो आप कभी भी पता नहीं कर सकते हैं। और इसी में क्या कह रहा है कि पहला पर्याप्त नहीं था, तो हालांकि गलत दोनों हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि कथन 1 में दिया गया डेटा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखो भाई सीधी सी बात है, आपने इस सवाल का आंसर दोनों कथन का यूज करके ही निकाला है, और आपको पता है आप अकेले पहले कथन से भी आंसर न दे पाते और न ही तो अकेले दूसरे कथन से आंसर दे पाते। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हुआ, क्योंकि डी में ऑप्शन नंबर डी में दोनों कथन के सहयोग से ही आप आंसर निकाल पाए, ये लॉजिक लगा लीजिए। तो ये डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन पर, आपके कंसेप्ट पर। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी स्क्रीन में शो करेगा, तो चलिए ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि रैंकिंग जो है यूपीएसआई में जो लैंग्वेज है वो एज ए स्टेटमेंट के रूप में देती है, स्टेटमेंट के रूप में। तो सभी सवाल मैक्सिमम जो स्टेटमेंट में ही हैं, क्वेश्चन छोटा होता है बट उसकी लैंग्वेज उसको बड़ा कर देती है सवाल को। तो देखिए क्या बोला है, नीचे दिए, पहले तो वही चीज़ दे रखा है ना, जो हर एक क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने पहले ही करा दिया है। उसके बाद मैं सीधे स्टेटमेंट में आता हूँ। कक्षा में कितने छात्र हैं? सबसे पहले आप ये देखिए पूछा क्या, कक्षा में कितने छात्र हैं आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, टीना का स्थान नीचे से 19वां है और वो नीतू से 4 स्थान ऊपर है। पहले स्टेटमेंट में देखो टीना का स्थान नीचे से 19वां है और वो नीतू से 4 स्थान ऊपर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
अब्दुल का स्थान शीर्ष से 7वां है और वो तरुण से 8 स्थान ऊपर है, जिसका स्थान नीचे से 30वां है। क्लियर? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि मैं आपको शुरू से ही बताते चला आया हूं कि आप किसी पंक्ति में आप टोटल पर्सन तभी निकाल सकते हैं जब आपको कहीं से भी एक पर्सन की रैंक पता चल जाए दोनों छोर से, यानी कि दोनों एंड से, तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, है ना। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, मैंने बता ही रखा है कि सबसे सवाल इजी तभी हो जाता है जब आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और आप उसका आंसर देते हैं। पंक्ति एक ही है, कथन दो है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली कथन में बात किया जाए, टीना का स्थान नीचे से 19वां है। तो देखिए सबसे पहले टॉप ऊपर बोला है तो ऐसे बना लेते हैं, टीना का स्थान जो है नीचे से और फिलूल करिए उसमें इंक। तो टीना का नीचे से स्थान क्या है? 19वां है। चलिए हमारी जो ये, अब देखिए टीना है नीचे से, ये क्या होता है? टॉप है। ऊपर ये क्या होता है? आपका बॉटम है। नीता जो है, सॉरी, टीना का नीचे से, टीना है, टीना का नीचे से 19वां स्थान है। ये टीना हो गई जो कि नीचे से 19वां स्थान है और वो नीतू से 4 स्थान ऊपर है। नीतू से 4 स्थान ऊपर, इसमें मेरे कैप में उसके इंक डाली कैप में। नीतू से 4 स्थान ऊपर है। अब देखिए 4 स्थान ऊपर का मतलब क्या हुआ कि आगे जाना। मैंने बताया था कि ऊपर, टॉप, है ना, आगे, पहले, सब चीजें मैंने बता रखा है। तो टीना क्या है? नीतू से 4 स्थान ऊपर है। तो 4 स्थान ऊपर है, 4 स्थान ऊपर का मतलब ये है कि नीतू यहाँ कहीं 15 स्थान पे होगी नीचे से, तभी तो ये 4 स्थान आगे होगा। 15 4 19, तभी तो टीना नीतू से 4 स्थान आगे होगी, क्योंकि नीतू कहाँ होगी? नीचे जब वो 15 स्थान पे होगी तभी क्या होगी? 19वां स्थान पे। तो आप मुझे बताइए, क्या पहले स्टेटमेंट का आप यूज करके सवाल को उत्तर दे सकते हो? पहला स्टेटमेंट यूज करके सवाल को उत्तर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। रीजन क्या है? ना तो टीना का टॉप से और बॉटम से रैंक दे रखी है, ना तो नीतू का टॉप और बॉटम से दोनों तरफ से रैंक दे रखी है। मैंने आपको बोला है कि टोटल निकालने के लिए एक ही पर्सन की रैंक दोनों छोर से देना जरूरी है। आइए सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड कथन में, अतुल का स्थान शीर्ष से 7वां है और वो तरुण से 8 स्थान ऊपर है ना। अतुल का स्थान शीर्ष से 7वां है। अतुल का स्थान शीर्ष से क्या है? 7वां है। ये अतुल हो गया, शीर्ष से क्या स्थान है उसका? 7वां है, 7वां है। और वो तरुण से 8 स्थान ऊपर है। तरुण से 8 स्थान वो क्या है? ऊपर है। तो तरुण से 8 स्थान ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि तरुण जो है कहीं न कहीं ऊपर से जो है वो 15वें स्थान पे होगा, तभी तो अतुल जो है तरुण से जो है 8 स्थान क्या होगा? आगे होगा, ऊपर होगा। जो भी बोला है क्या है? ऊपर होगा। ठीक है। जिसका स्थान नीचे से 30वां है, जिसका स्थान नीचे से 30वां है, किसका? तरुण का। तरुण का स्थान नीचे से क्या है? 30वां है, यानी कि तरुण है नीचे से किस स्थान पे है? 30, और ऊपर से किस स्थान पे है? 15। किस स्थान पे है? 15। आगे बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या है कि
तरुण के बारे में पता चल गया, नीचे से स्थान और ऊपर से स्थान। तो अब आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या होता है कि पंक्ति में एक ही पर्सन की रैंक टॉप और बॉटम से, लेफ्ट या राइट से होना जरूरी है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस चाहिए, 30 और 15 कितना हो गया, 45। और हमेशा एक माइनस करते हैं जब भी हम टोटल या पर्सन निकालते हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में बता रहा है, कितना आ गया, 44। आंसर कितना आ गया, 44। तो आपने क्या देखा कि आप पहला स्टेटमेंट यूज करके आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरा स्टेटमेंट यूज करके आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। बी में क्या है, कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। जी हाँ, जो कथन सेकंड था वो अकेले ही पर्याप्त था, क्योंकि कथन सेकंड में ही तरुण की पोजीशन दोनों साइड से दी गई थी। आप इसका दो फिगर भी बना सकते थे, मतलब कथन फर्स्ट के लिए और कथन सेकंड के लिए अलग अलग, लेकिन एक्चुअली में है वो एक ही है ना। तो कथन सेकंड ही पर्याप्त है, कथन फर्स्ट की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। जबकि कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है, कथन फर्स्ट से आप आंसर दे ही नहीं सकते थे, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा यहाँ पास आंसर जो हमारा हो गया वो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी। क्लियर, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी स्क्रीन में भी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए, देखिए वो तो सब में रिपीट है, मैं सीधे बोलता हूँ। सवाल क्या है, कक्षा में कितने छात्र हैं, पूछा गया है कक्षा में कितने छात्र, कक्षा में कितने छात्र हैं। स्टेटमेंट पहला क्या है, हरिया कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वें स्थान पर है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है कि हरिया कक्षा की लड़कियों में शीर्ष से 10वें स्थान पर है हरिया। तो पहले हम हरिया को कर लेते हैं, शीर्ष से बोला है, तो हरिया भाई शीर्ष से बोला है, यानी कि जो है ये क्या हुआ हमारा टॉप हुआ, और ये क्या हुआ बॉटम हुआ। क्लियर, हरिया शीर्ष से जो है कितने नंबर पर है, हरिया 10वें नंबर पर, यानी उसकी रैंक कितनी है 10। पहले स्टेटमेंट में दे रखा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है जरा पढ़ो तो, सुरेशा शीर्ष से 15वें स्थान पर है और हरिया और सुरेश के बीच 5 छात्र हैं। सुरेशा बोला है कि सुरेश क्या है टॉप से 15वें नंबर पर है और हरिया और सुरेश के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति के लिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितने की होगी, 6 की, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक, तो पूछा क्या है, सवाल में क्या पूछा था, कक्षा में कितने छात्र हैं। अब आप मुझे बताओ, अब आप कब निकाल सकते हो टोटल छात्र, जब एक ही पर्सन की रैंक दोनों तरफ से दी गई हो। यहाँ देखो हरिया की भी दे रखी है टॉप से और बॉटम से नहीं दिया है, सुरेश का भी टॉप से दे रखा है बॉटम से नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट जो सेकंड है उसमें जो डेटा वो अपर्याप्त है, काफ़ी नहीं है। ठीक है ना, अगर इन दोनों में से किसी एक बंदे की रैंक दोनों साइड से दे देता तो आप आंसर निकाल सकते थे। मैंने अच्छे से आपको बता रखा कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट। क्लियर, अगर एक ही पर्सन की पोजीशन दे रखी है तो पहला कथन और दूसरा कथन में डेटा ही नहीं है आपको आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी में क्या, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड में दिए गए तथ्य इकट्ठे सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इकट्ठा मतलब कि आंसर देने के लिए डेटा पर्याप्त नहीं है। क्लियर, आगे बात समझ में।
देखिए कितने छोटे छोटे सवाल हैं यूपीएसआई में रैंकिंग के, बस भाषा का खेल है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पे कोई फार्मूला और ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पर डिपेंड करता है और आसान कितना सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 35 छात्रों की कक्षा में ऊपर से पांडियन का स्थान क्या है। ऊपर से पांडियन का स्थान क्या है। क्लियर। अब देखिए ढेर सारा बड़ा सा कथन दे रखा है और बोल रखा है कि भैया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35 है, 35 है। ठीक, ये टॉप है होता है आपका, ये क्या है आपका बॉटम है, ऊपर और नीचे। टोटल पर्सन कितने दे रखे हैं, टोटल विद्यार्थी जो भी है कितने हैं 35 है। और पांडियन की रैंक पूछा है, कहाँ से पूछा भाई पांडियन की रैंक। पांडियन का ऊपर छात्रा में 35 छात्रों की कक्षा में ऊपर से पांडियन का स्थान क्या है। पांडियन का जो है टॉप से क्या पूछा, रैंक पूछा है। क्लियर। अब आप ध्यान दो, टोटल दिया है ना, और पांडियन की टॉप से रैंक पूछा है, इसका मतलब ये है सवाल में कहीं ना कहीं पांडियन की रैंक जो है बॉटम से दी गई होगी, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप प्लस, यहां लिखता हूं उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। टोटल बराबर क्या होता है, सेम जैसे लेफ्ट राइट वाला था, टॉप प्लस, मैं सब बता रखा हूँ, बॉटम माइनस 1। यानी कि टोटल दे रखा है और पांडियन की रैंक टॉप से पूछा है, इसका मतलब कि सवाल जो कथन है वहाँ पांडियन की रैंक कहीं ना कहीं बॉटम से दी गई होगी, तभी हम उसकी टॉप से बता सकते हैं। देखिए इस सवाल को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने के तरीके यही होता है कि टोटल दे रखा है और टॉप से पांडियन की रैंक पूछा, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में दे रखा होगा हमारा उसका जो है बॉटम से। चलिए अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कहीं भी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में पांडियन का जिक्र ही नहीं किया गया है। स्मार्ट वे कैसे सॉल्व करना है, पांडियन का कहीं भी जिक्र किया ही नहीं गया है, इसका मतलब हम इसकी रैंक बता ही नहीं सकते। भले आप जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड का डायग्राम बनाओगे उससे आंसर निकलने वाला नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, टॉप से इसकी रैंक पूछा है और टोटल दे रखा है, तो इतना आइडिया हमको मिल गया कि इसकी रैंक अगर सवाल में दे रखा है बॉटम से तभी तो हम पता कर सकते हैं, अदरवाइज हम पता नहीं कर सकते। तो इसका तो आंसर ऐसे ही आप तुरंत कर देंगे खट से। क्या हुआ भाई, इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्यों, वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड दोनों के तथ्य मिलकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही बात है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसकी टॉप से रैंक पता करने के लिए पांडियन की, सॉरी बॉटम से, टॉप से पता करने के लिए इसकी रैंक क्या हो, बॉटम से दी गई हो और टोटल हमारे पास है। लेकिन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में तो दिया ही नहीं गया इसके बारे में, तो इसके मतलब क्या हो गया, डेटा पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया आपका, सी। कोई भी राइट हो, कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को, स्मार्ट बच्चे हैं वे, जीनियस। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न क्या, 5 मित्र सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति की बाईं छोर पर कौन बैठा है। पंक्ति की बाईं छोर पर
कौन बैठा है, ये सवाल हुआ हमारा कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है। पहला स्टेटमेंट ये है, एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं है। एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। जी एफ की, देखिए यहाँ पे बाएं है, आप इसको दाएं लिख लीजिए, दाएं और दूसरे स्थान पर है। एफ और डी बिल्कुल साथ हैं। जी एफ की जी एफ की दाएं और दूसरे स्थान पर है। बाएं की जगह दाएं बना लीजिए यहाँ पास। चलिए ठीक है, तो पहला कथन पढ़ो। सबसे पहले तो आपको सवाल में क्या पूछा है तब पता चल गया आपको। सवाल में क्या पूछा है कि पंक्ति की बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर लेफ्ट एंड में कौन है, ये पूछा है। बोला है एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के अंत में नहीं है। न तो सी लेफ्ट में है, न तो सी राइट में है। इसका मतलब सी को हमने यहाँ बैठा लिया और ई को हमने यहाँ पास बैठा दिया क्योंकि छोर में नहीं है, और ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया। और इनके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठे, भाषा समझना, इसके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा। दूसरा पढ़ते हैं, एफ और डी बिल्कुल साथ हैं, एफ और डी बिल्कुल साथ हैं। जी एफ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो एक तो देखो एफ डी और एफ क्या एक साथ है, डी और एफ ये क्या है एक साथ। हमने डी को बैठा दिया और हमने यहाँ पे एफ को बैठा दिया। सवाल में बोला जी जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना, बाईं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर एफ ये है, इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, राइट हैंड। दूसरा है यानी कि पहला ये हुआ, दूसरा ये हो गया। देखिए लैंग्वेज फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, लैंग्वेज फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका लेफ्ट एंड हुआ यानी कि बायां छोर, ये आपका क्या हुआ, राइट एंड हुआ, दायां छोर। तो ये बताओ मुझे बाएं छोर में कौन बैठा है, डी बैठा है बाएं छोर पे। बाएं छोर पे क्या बैठा है, डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। देखिए सबसे पहले ये मुझे बताइए, जो कथन फर्स्ट है जो सेकंड है उसे हम सॉल्व करके क्या हम आंसर को बता पा रहे हैं, आंसर को हम बता पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कथन दोनों क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि हमने आंसर का जवाब दे दिया। कौन बैठा है लेफ्ट हैंड में, आपका डी बैठा है, डी भाई साहब बैठे हुए हैं, क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पास हो जाएगा बी। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हाँ, यस है, हमने आंसर निकाल लिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी लिए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी स्क्रीन में आप देखिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए इसे। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं टोटल पूछ रखा है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं टोटल पूछ रखा है। पहले कथन में क्या है कि अरविंद बाएं छोर से 7वां है और प्रभु दाएं छोर से 5वां है, क्लियर। दूसरा क्या है, अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद अरविंद बाएं छोर से 17वां है। अब देखिए मैं इस तरीके के सभी सवाल मैं करा रखा हूँ, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं रैंकिंग में, मैंने सभी सवाल सभी टाइप के क्वेश्चंस करा रखा हूँ। आप मेरे पूरे के पूरे वीडियो देखिएगा, आप 8 वीडियो हैं, आपको सभी सवाल के जवाब वहाँ पास मिल जाएंगे, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ क्या सॉल्व करना है, क्या बोला है कि पहले स्टेटमेंट में अरविंद बाएं छोर से 7वां है ना, अरविंद बाएं छोर से 7वां, ये अरविंद हो गया, ये भैया बायां छोर हो गया, लेफ्ट एंड क्या है 7वां है, अरविंद बाएं छोर से 7वां है। और प्रभु दाएं छोर से 5वां है, प्रभु दाएं छोर से 5वां है, तो ये प्रभु हो गए 5वां हो गया दाएं छोर से। अब ये जरूरी नहीं है कि अरविंद
राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जैसे कि मैंने बता रखा है सवाल में कहीं ये तो नहीं दे रखा है कि जो प्रभु है वो अरविंद के राइट में ही है या फिर जो अरविंद है वो प्रभु के लेफ्ट में ही है, ये सवाल में नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे दो फिगर बनेंगे। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखा हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा। इस सवाल में दो फिगर बनेंगे, जो दूसरा बनेगा वो क्यों गलत है वो सब चीज़ें मैंने बता रखी है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देखिएगा, मैं यहाँ पे केवल सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, कंसेप्ट के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देखिए। तो क्या बोला कि अरविंद जो है बाएं छोर से 7वां है और प्रभु दाएं छोर से 5वां। ये अपना पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रभु अरविंद के स्थान पर आ जाता है और अरविंद प्रभु के स्थान पर पहुंच जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रभु यहाँ है कहाँ आ गया, यहाँ। अरविंद की जगह जो अरविंद था वो कहाँ पहुँच गया, प्रभु की जगह। तो जैसे ही अरविंद प्रभु की जगह पहुंचा तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 17वीं। किसकी, अरविंद की। दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा अदला बदली करते हैं तो बाएं छोर से 17वां है अरविंद, अब बाएं छोर से क्या हो गया, 17वां हो गया। क्लियर। पूछा टोटल पर्सन बताना है, विद्यार्थी बताना है, तो भाई आराम से निकल सकता है। टोटल विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए, टोटल दूरी चाहिए, -1 करना है। 17 ये हो गया भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 हुआ, फिर यहाँ से लेकर क्या हो गया आपका 5 ये हो गया। तो 17 5 कितना हुआ, 17 5 कितना हो गया 22, 22 -1 बता रखा हूँ, कितना आ गया आंसर 21। तो आप बता सकते हो कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 21। अब आप मुझे बताओ आंसर जो हमारा आया वो आंसर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट के मिलने से ही आया, उनके हेल्प से ही आया। क्या केवल पहला जो स्टेटमेंट है क्या उस सवाल को सॉल्व कर देता, नहीं कर पाता। क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व कर देता, नहीं कर पाता। दोनों स्टेटमेंट के मिलने से ही आंसर आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर कौन सा हमारा सही है, बी। फर्स्ट और सेकंड कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। किसी कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये सभी के सभी यूपीएसआई में आए हुए सवाल हैं रैंकिंग के, ध्यान दीजिएगा रैंकिंग के। और वो भी जो मेरा पहला जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। वो ज़्यादा मैं डिटेलिंग में गया भी नहीं। और दो ही कंसेप्ट तो मैंने दिया था कि जब भी आपको सवाल में रैंक पूछे, यानी कि स्थान के बारे में पूछे, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि दूरी पता करना है। और जब आपसे पर्सन्स पूछे तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस -1 कर देना है ना। और कभी भी हम पर्सन को नहीं बैठाते हैं, वैसा हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं, पूरी रैंकिंग ही हमने खत्म कर दिया। और ये क्वेश्चन में धुआंधार लग रहा है हमारे ही कंसेप्ट से, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नहीं जो भी है क्वेश्चन नंबर क्या है, वही सवाल में कहाँ है सवाल। हाँ सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना है, जैसे जैसे भाषा कहती है सवाल की वैसे वैसे फिगर बनाना है। 5 व्यक्ति P, Q, X, Y और Z एक कतार में बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका फेस किधर है, लेकिन सवाल में क्या रखा तो आप कंफ्यूज ना हो। रैंकिंग आपने जो मैंने कंसेप्ट दिया उसी कंसेप्ट पे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, X Q और P के बीच में बैठा है, लेकिन Q और P किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। हमने जैसे ही पहला स्टेटमेंट पढ़ा, पहला ही कथन पढ़ा, तो उसमें क्या बोल रखा है कि जो X है वो Q और P के बीच में बैठा है, लेकिन Q और P दोनों ही अंतिम छोर पे नहीं है। 5 पर्सन है तो ये अंतिम छोर पे दोनों के दोनों नहीं है। तो चलिए भाई हम बैठा देते हैं यक्स को Q और P के बीच में, है ना। देखिए Q इधर भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है
पी इधर भी हो सकता है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहीं नहीं दे रखा है कि आपका जो पी है वो यक्स के बाएं है या फिर पी जो है आपके यक्स के दाएं है। पहले स्टेटमेंट में कहीं नहीं दे रखा है, तो हमने बैठा दिया। सवाल में एक चीज बोला है कि पी और क्यू अंतिम छोर में नहीं है, तो अंतिम छोर में कौन होंगे? अंतिम छोर में या तो फिर वाई होगा या तो फिर क्या होगा, जेड होगा। 5% है तो वाई होंगे या तो फिर जेड होंगे। क्लियर? फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वाई बाईं ओर कतार के अंतिम छोर पर बैठा है। बाईं ओर अंतिम छोर, देखिए बायां होता है, तो अब ये अंतिम छोर पे क्या बैठा है? वाई। ये चीज़ क्लियर है? अगर वाई अंतिम छोर पे बैठा है इसका मतलब कि दाईं ओर अंतिम छोर में कौन बैठा होगा? जेड। क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हो गई। वाई और जेड का छोर तो फिक्स हो गया, बस अभी पी और क्यू का फिक्स नहीं है। फिर क्या बोला इसी स्टेटमेंट में आगे? क्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए क्यू जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जो हमने अरेंजमेंट किया था वो हमारा सही है। अगर 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 हम यहाँ पे क्यू को बैठाते, अगर हम यहाँ पे क्यू को बैठाते तो ये हमारा क्या हो जाता? गलत, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि क्यू वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं, पड़ोसी है बट निकटतम नहीं है भाई, दूर का है। इसका मतलब इधर क्या होगा? पी होगा, इधर क्या होगा? क्यू होगा। तो ये लेफ्ट एंड में, राइट एंड में कौन है? जेड है दाएं छोर में, और बाएं छोर में क्या है? वाई है। दैट्स क्लियर? आगे बात समझ में? अब सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। क्या पूछा सवाल में? निम्न में कौन सी जोड़ी चरम छोर पर बैठी है? कौन सी जोड़ी चरम छोर? देखिए अब ये लैंग्वेज क्या है आपको कंफ्यूज करने के लिए। चरम छोर, चरम छोर मतलब अंतिम में, लास्ट में कौन बैठे हैं, कौन सा पेयर है? तो मुझे बताओ, चरम छोर मतलब लास्ट वाली पोजीशन होती है, तो लास्ट की दोनों पोजीशन में कौन बैठते हैं? वाई और जेड। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? वाई और जेड। और वाई और जेड का आंसर होने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। वाई जेड या जेड वाई बात एक ही है। तो अंतिम छोर में कौन है? जेड और वाई। ये बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आंसर आपके पास है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अब अगला क्वेश्चन है, चार मित्र उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए सी की बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, ए सी की बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, जो बी की बिल्कुल दाहिनी ओर बैठता है, जो बी के बिल्कुल दाहिनी ओर बैठता है। डी दाहिने कोने में बैठता है। बाएं कोने में बैठने के लिए बाएं कोने में बैठने के लिए किसे जगह मिलेगी? सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं भाषा का ही खेल है और भाषा में ही दे रखा होता है आपके पूरे सवाल का जो है सारांश, यानी कंसेप्ट। तो क्या बोल रखा है? सवाल पढ़ो। एक चीज़ तो उसने कह रखा है, सफा सफा बोल रखा है, ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है। तो अगर मान लीजिए बिना संकोच किए आप सी को कहीं बैठा दिए सी के, सी ए के बाएं बैठा है। अब मुझे आप ये बताओ, बायां इधर होगा कि इधर? सी का बायां इधर होगा, ठीक बिल्कुल। बैठा दिए ए को बाएं साइड में, बाएं साइड में क्या कर दिए? ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, जो बी के बिल्कुल दाहिने है, यानी कि ए सी के बाएं हैं लेकिन बी के दाहिने हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर आप मुझे बी यहाँ आप मान लीजिए बैठा दीजिए, तो क्या ये बी के दाहिने हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बी कौन सा है? लेफ्ट है। अगर मान लीजिए आप बी को यहाँ ही बैठा देते हैं तो बताइए बी का लेफ्ट इधर होगा और बी का राइट इधर होगा, यानी कि बायां इधर होगा दायां इधर होगा। तो ए जो है बी के दाएं बैठा है। और वैसे पहली बात, आप यहाँ बी को बैठा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ए जो है सी के बिल्कुल जो है बाएं है। इसका मतलब बी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पास बैठे, क्योंकि बी के बाएं क्या है? हमारा ए है। बी के बाएं क्या है? ए है।
बी के बाएं क्या है हमारा ए है। डी दाहिने कोने में बैठता है, डी दाहिने कोने में बैठता है। डी कहाँ बैठता है? दाहिने कोने में। ये लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा हमारा दाहिना हो जाएगा, यानी राइट हैंड हो जाएगा, है ना। ये हमारी पंक्ति हो गई। तब बताओ, बोला कि बाएं कोने में कौन बैठेगा, तो बाएं कोने में कौन है? लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, दायां छोर है ये क्या है आपका? बायां छोर है। तो बाएं छोर में बताओ कौन बैठा है? बी बैठा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। बाएं छोर पे बी बैठा है तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर? आगे बात समझ में? तो सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आपको फिगर बनाना, उसकी भाषा को समझना और आप उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।